कैसे हैं? सब ठीक ठाक। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 25th टेस्ट, 35th 35 जय हिंद। क्लास को स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले तो आपको इम्पैक्ट है तो मुमकिन है हर कदम पे आपके साथ इम्पैक्ट। कभी कोई प्रॉब्लम हो जरूर याद कीजिए, जरूर कांटेक्ट कीजिए, किसी भी तरह की प्रॉब्लम। सबसे पहले पैसेज आने वाला है और पैसेज को हम लोग छोड़ते नहीं कि छेड़ते नहीं। पैसेज को हम लोग छेड़ते नहीं और पैराग्राफ क्वेश्चन को हम लोग छोड़ते नहीं। 35 टेस्ट पैसेज को अभी छेड़ेंगे नहीं, पैराग्राफ को छोड़ेंगे नहीं। ये रहा, क्वेश्चन को छोड़ेंगे नहीं। ये रहा, 4 क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन है। चलिए एक एक करके क्वेश्चन बनाते हैं। Author believes that heart disease is no longer a leading killer disease। कि ऑथर का ये मानना है कि हार्ट डिजीज जो है अब, नो लॉन्गर का मतलब अब, अ लीडिंग किलर डिजीज की एक ज्यादा, लीडिंग का मतलब बड़ा, बिग, किलर डिजीज की बड़ा किलर डिजीज नहीं है। सबसे आगे वाला, सबसे नंबर 1 पे रहने वाला किलर डिजीज नहीं है। क्यों? बिकॉज क्यों? पीपल बिटवीन एजेस ऑफ 55 to 84 आर नॉट अफेक्टेड बाय इट। कि हार्ट डिजीज का से 55 और 85 84 वाले लोग अफेक्टेड नहीं होते। ये क्या लिख दिया? ये तो क्या हो गया, पूरा बकवास हो गया। फर्स्ट तो हो ही नहीं सकता, सही, कहानी खत्म। द फैक्टर्स दैट लीड टू हार्ट डिजीज डू नॉट एग्जिस्ट एनी लॉन्गर। कि अब ऐसा कोई कारक है ही नहीं जिससे कि हार्ट डिजीज हो। अब तो कारक बहुत ज्यादा हो गया, आजकल तो ज्यादा कारक है जिसकी वजह से हार्ट डिजीज हो सकता है। तो ये ऑप्शन ही गलत हो गया। अब 2 ऑप्शन में, पहला और दूसरा ऑप्शन ही गलत है, ऐसा कुछ है ही नहीं। द फैक्टर्स दैट लीड टू हार्ट डिजीज हैव बीन ब्रॉट अंडर कंट्रोल थ्रू मेडिकल इंटरवेंशन। कि मेडिकल इंटरवेंशन से, दवाई के रोकथाम से जो काउज था उसको हमने क्या कर लिया, उसको कंट्रोल में ले लिया है, उसको अपने नियंत्रण में ले लिया। यही बात हुई, कंट्रोल में ले लिया, नियंत्रण में ले लिया है। तो इसका मतलब तीसरा ऑप्शन सबसे बेहतर है। पीपल लिव अ हेल्दियर एंड फुलफिलिंग लाइफ टुडे। और आजकल लोग ज्यादा हेल्दी और फुलफिलिंग, मजेदार लाइफ, ऐसा तो है ही नहीं। आजकल के लोग ज्यादा परेशान है, आजकल के लोग हेल्दियर लाइफ जी ही नहीं रहे हैं। तो ये तीसरा ऑप्शन भी क्या है, खत्म। यानी ये तो ऑप्शन से बन गया, एक क्वेश्चन तो चलो फटाफट ऑप्शन से बन गया। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, कि जितने भी स्टेटमेंट्स है, इज अनट्रू, सही नहीं है, विथ रेफरेंस टू द गिवन पैसेज। कि जो पैसेज दिया हुआ है उस पैसेज के हिसाब से कौन सा सही नहीं है। सही नहीं है ढूंढना है, सही नहीं ढूंढना है। सही नहीं है जो पैराग्राफ के, यानी जो सेंटेंस गलत है, जो स्टेटमेंट गलत है, जिसको फैक्ट से कोई लेना देना नहीं है, ऐसा स्टेटमेंट ढूंढना है। सही स्टेटमेंट आपको ढूंढने के लिए नहीं कह रहा, गलत। तो किलर डिजीज लाइक द प्लेग वर इजियर टू डील विद कंपेयर टू कैंसर। कि कैंसर की तुलना में जो प्लेग था, या पहले ट्यूबरक्लोसिस था, या इस तरह के और डिजीज थे, पहले पुराने जमाने में बहुत ज्यादा लोग मरते थे। हार्ट अटैक बहुत सुना था, डिजीज था, बहुत होते थे लोगों को। तो उसको हैंडल करना, उसको संभालना कैंसर की तुलना में आसान था। तो सच बात थी, यानी ये तो सही हो गया, ये तो फर्स्ट तो सही हो गया। ये तो अनट्रू नहीं हुआ, ये तो सच है। कैंसर रिसर्चेस हैव मैनेज्ड टू रिड्यूस द नंबर ऑफ डेथ्स अमंग चिल्ड्रन सफरिंग फ्रॉम कैंसर। ये भी सच है कि चिल्ड्रन में, बच्चों में जो कैंसर वैंसर होता है तो उससे बहुत ज्यादा मौत होती है, ऐसा नहीं है। अधिकांश केस को लोग क्योर कर लेते हैं, ऐसा सच है, ऐसा हो रहा है। तो सेकंड भी सही है, गलत नहीं है। तो फैक्ट, पैराग्राफ ना पढ़े तो भी आपको ये पता है ऐसा हो रहा है। The greatest problem faced by cancer researchers is in the complex condition nature of multicellular life। यही बात, ये बात सच है कि जो मल्टी सेल्यूलर, यानी हम लोग जो मल्टी सेल्यूलर है, और इनके सेल में अगर हमें कैंसर होता है या प्रॉब्लम होती है तो उसको सॉल्व करना कैंसर वालों के लिए ज्यादा प्रॉब्लम होती है डॉक्टर को। इसलिए इंसान के कैंसर में, या कोई अगर किसी जानवर को हो जाता है तो उनको उनको हैंडल करना, उसको डील करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। यानी ये तीनों सही है, तो फिर इसका मतलब यही आंसर होगा। अब तो इसको पढ़ने की जरूरत, जब 3 सही है तो इसका मतलब यही चौथा ही गलत होगा। इसमें क्या पढ़ना, ये 3 तो सही है, हमें गलत ढूंढना था, तो ये तो गलत ही होगा इसका मतलब। ऐसा तो नहीं कि ये भी सही हो जाएगा, तो फिर आंसर क्या होगा? कि कैंसर रिसर्चर्स हैव अचीव्ड द ग्रेटेस्ट विक्ट्री बाय कंटेनिंग दिस डिजीज अमंग द एल्डरली। ऐसा तो हुआ ही नहीं है। कि क्या किया कि कैंसर अब सिर्फ ऐसा, इन्होंने, साइंटिस्ट ने ऐसा खोज कर लिया कि अब सिर्फ बुजुर्गों को ही कैंसर होता है, और बच्चों और लोगों को, जवान लोगों को कैंसर नहीं होता।
बच्चों को कैंसर नहीं होता है। तो ऐसा तो कुछ अचीवमेंट हुआ ही नहीं है, ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं। वैसे भी फोर्थ ही गलत होना था, नहीं पढ़ते तो भी फोर्थ ही गलत होना ही था, कुछ ना कुछ इसमें ऐसा लिखा होना था जो पैराग्राफ में हुए, या फैक्ट ही नहीं होता जो सच ही नहीं होता है, इसी में होना था, क्योंकि और सब तो क्या है, सच ही था। तो दो क्वेश्चन तो चलो इसमें भी बन गया, पैराग्राफ को भी हाथ नहीं लगाया, दो क्वेश्चन बन गया। द टोल ऑफ हार्ट डिजीज, की जो हार्ट डिजीज की जो मात्रा है, मृत्यु होने वाली जो है इससे, हैज बीन पुस्ड इनटू द फ्यूचर, किसको फ्यूचर में, भविष्य की ओर धक्का दे दिया गया, भविष्य में धकेल दिया गया है। मीन्स इसका क्या मतलब हुआ, तो भाई इसका तो सिंपल मतलब होगा कि हार्ट डिजीज की जो मौत होने वाली उसको फ्यूचर की तरफ धकेल दिया गया, इसका फ्यूचर की तरफ धकेल दिया गया, इसका मतलब आसानी से लोग अब हार्ट डिजीज से नहीं मर सकते, यानी मेडिकल साइंस ने इतना डेवलपमेंट कर लिया है कि अगर किसी को हार्ट डिजीज होगा तो वो आसानी से नहीं मरेगा, उसकी मौत को हम टाल सकते हैं, यही तो मतलब हुआ, और क्या मतलब हुआ। देर इज लेस चांस फॉर पीपल टू डाई ऑफ कैंसर इन द प्रेजेंट मोमेंट, ये तो हार्ट डिजीज की बात कर रहे हैं, कैंसर की बात कर रहे हैं, तो कहानी खत्म, पहला तो ऑप्शन ही नहीं होगा। द नंबर ऑफ पीपल विद हार्ट डिजीज हैज इंक्रीज्ड, तो फिर अगर इंक्रीज हो गया तो ये तो बात ही नहीं होगी, तो ये भी कहानी खत्म, ये भी नहीं होगा, ये आंसर ही नहीं होगा। द नंबर ऑफ पीपल किल्ड बाय हार्ट डिजीज विल इंक्रीज इन फ्यूचर, ये भी बात नहीं हुई, हमने तो कहा कि फ्यूचर में डेथ को फ्यूचर में ढकेल दिया, तो नंबर ऑफ हार्ट डिजीज का तो यहाँ सेंस ही नहीं होगा कि भाई भविष्य में हार्ट डिजीज के लोग पेशेंट ज्यादा होंगे। People suffering from heart disease today are less likely to die from it immediately, कि अगर किसी को हार्ट डिजीज आज हो गया तो इसकी संभावना कम है कि वह इस बीमारी से मर जाए, अगर किसी को हार्ट डिजीज हो गया आज के डेट में, आज के समय में, तो इस बात की संभावना कम है कि वह इस बीमारी से मर जाए, यही मतलब है, यही बात हुई। तो क्या हो जाएगा, फोर्थ, ठीक है, फोर्थ। तो तीन क्वेश्चन का जवाब मिल गया, पैराग्राफ में तो जाने की जरूरत ही नहीं है। कैंसर इज बाय फार द हार्डर टू इंप्रूव द सेंटेंस, इंप्रूव द सेंटेंस, के सेंटेंस को इंप्रूव करना है। तो टफ्टर प्रॉब्लम, ये तो वर्ड ही नहीं, टफर होता है, टफ्टर टी लगाए तो होगा नहीं। मोर डिफिकल्ट प्रॉब्लम, ये भी हो सकता है ज्यादा मुश्किल समस्या। ए फर्मर प्रॉब्लम, लेकिन बाय फार द हार्डर, बाय फार का इस्तेमाल क्या करते हैं, बहुत ज्यादा बता रखा है डिग्री में, बहुत ज्यादा जब जोड़ लगाता कि बहुत अधिक, बहुत ज्यादा, वेरी मच, बाय फार, फार, तो कॉम्परेटिव को भी और ज्यादा बताने के लिए, मतलब और अधिक, और बेहतर, और बेहतर, तो जो और अधिक और बेहतर करते हैं तो इसका मतलब बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा, तो बहुत ज्यादा हो तो सुपरलेटिव डिग्री होना चाहिए। द मोस्ट कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम, की सबसे ज्यादा क्या, जटिल और सबसे ज्यादा पेचीदा, सबसे ज्यादा जटिल और सबसे ज्यादा पेचीदा, तो क्या होना चाहिए, द मोस्ट कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम, डी होना चाहिए। तो अब देखो पैराग्राफ पढ़ने की जरूरत तो है नहीं, चारों क्वेश्चन तो बन ही गया है, लेकिन फिर भी एक बार पैराग्राफ को, कितने भी आसान बात क्यों ना हो, पैराग्राफ एक बार देख लेना चाहिए। खाली अब तो रीडिंग ही तो लगाना है, इसमें ज्यादा कुछ तो है नहीं। हाफ अ सेंचुरी अगो अ पर्सन वाज फार मोर लाइकली टू डाई फ्रॉम हार्ट डिजीज, नाउ कैंसर इज नंबर वन cause of death. Troubling as this sounds, the comparison is unfair. Cancer is by far the harder problem, a condition deeply ingrained in the nature of multicellular life. अभी ये multicellular life भी पूछा था। Given these obstacles, cancer researchers are fighting and even winning small battles, reducing the death toll from childhood cancers and preventing and sometimes even curing cancers that strike people in their prime, कि बच्चों वाली जो कैंसर है उसमें मौत को कम कर रहा है, जो प्राइम यानी युवावस्था, प्राइम को मतलब युवावस्था, कि युवावस्था में जो होने वाले कैंसर से उसका भी इलाज कर पा रहे हैं, उसको भी इलाज कर दे रहे हैं। और बट व्हेन इट कम्स टू डिजीजेस, डिजीजेस इसके स्पेलिंग को देखें, डिजीजेस ऑफ एल्डरली, कि बुजुर्ग लोगों की बीमारी की बात आती है, देयर कैन बी नो डिसाइसिव विक्ट्री, तो कोई बहुत ज्यादा बड़ी डिसाइसिव विक्ट्री का मतलब कि बड़े पैमाने की जीत अभी हासिल नहीं हुई, बड़े पैमाने की बड़ी जीत जो है अभी हासिल नहीं हुई है। द डिजीज दैट वन किल्ड अर्लियर इन लाइफ, जैसे बबोनिक प्लेग, जैसे पुराने जमाने में जो लोग की जान ले लेता है, जैसे बबोनिक प्लेग था, स्मॉल पॉक्स था, इन्फ्लुएंजा था, ट्यूबरक्लोसिस था, वर इजियर ऑब्स्टेकल, ये आसान बाधा थे। ईच हैड अ प्रिसाइज का, सबका एक सीधा सीधा कारण था, एक सही सा प्रिसाइज करेक्ट सा कारण सा था, that could be controlled confronted, इसका सामना किया सकता था। the toll of heart disease has been pushed to the future, कि फ्यूचर में इसको धक्का दे दिया गया है, क्यों, विथ डाइट, खान पान की वजह से, एक्सरसाइज की वजह से, मेडिसिन दैट हेल्प कंट्रोल ब्लड प्रेशर एंड कोलेस्ट्रॉल, जिससे ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल करते हैं। Because of these interventions, people between 85, 55 and 84 are increasingly more likely to die from cancer
देन फ्रॉम हार्ट डिजीज। तो उल्टा ही लिख दिया था कि 55 से 84 को हार्ट डिजीज होता ही नहीं है। तो ऐसा होता नहीं कि लोग को होता है, कैंसर भी होता है, हार्ट डिजीज होता है 55 से लेकर 84 को। लेकिन अगर किसी को कैंसर है, किसी को हार्ट डिजीज है, तो जिसको कैंसर है उसके मरने वाले उनके मरने की संख्या ज्यादा हो जाएगी, और जो हार्ट डिजीज वाला है उसकी मरने की संख्या कम रहेगी। यानी 55 से 84 के बीच में अगर किसी को हार्ट डिजीज होता है तो वो मर जाएगा, इसकी बात नहीं है। लेकिन अगर कैंसर होता है तो हो सकता है कि वो मर जाए, उसको बचा पाना मुश्किल है। तो सारे क्वेश्चन का जवाब मिल गया था। तो आसान सा पैराग्राफ था। हर तरह के पैराग्राफ आपको मिले हैं ना, कि 35 पैराग्राफ में आपको हर तरह के पैराग्राफ मिल गए, कि जिसमें आपको पैराग्राफ पढ़ना भी जरूरी हो गया था। उसके साथ साथ कुछ ऐसे पैराग्राफ भी आए जिसमें 2 क्वेश्चन तो मिनिमम बन ही जा रहा था। मैक्सिमम पैराग्राफ तो ऐसे ही थी, किसी पैराग्राफ में 3 क्वेश्चन बन जा रहा था, किसी में सारे क्वेश्चन बन जा रहे हैं। हर तरह के पैराग्राफ, किसी में क्वेश्चन बिना पैराग्राफ पढ़े एक क्वेश्चन भी नहीं बन रहा था, ऐसा भी 2 से 3 पैराग्राफ। 35 पैराग्राफ में 2 या 3 पैराग्राफ है, तो मतलब 35 में 2 या 3 बहुत कम एवरेज हुआ नहीं। मतलब 90% 95% पैराग्राफ ऐसे आते हैं जिसमें कि आपको मुश्किल नहीं हो, क्योंकि 35 में से सिर्फ 2 ही या 3 पैराग्राफ अभी तक आए। जिसको अगर परसेंटेज बनाएंगे तो 90 से ज़्यादा ही होगा, कि 90% से ज़्यादा पैराग्राफ ऐसे आते हैं जिसको कि आप बिना पढ़े कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन, तो आधे से अधिक क्वेश्चन बना ही सकते हैं। 90% से ज़्यादा पैराग्राफ आते हैं। अब आपकी किस्मत खराब हो जाए कि आप में ही ऐसा पैराग्राफ आ जाए आपके एग्जाम में, इसमें कि पैराग्राफ को पढ़ना जरूरी हो एक हर एक क्वेश्चन का जवाब देने के लिए, तो फिर तो कोई बात ही नहीं है। लेकिन ऐसा होगा नहीं। चलिए, द फाइंड आउट एरर पार्ट इन द सेंटेंस। ही इज सर्टेनली अ मैन whom I know, कि वो निश्चित तौर पर एक ऐसा आदमी है, whom I, जिसे मैं जानता हूं, very well, is trustworthy, कि वो भरोसेमंद है, beyond doubt, संदेह से परे है, and meticulous in his habits, और अपने आदत में क्या है, मेटिकुलस है। मेटिकुलस का मतलब किसी काम को बहुत सीरियसली, गंभीरता पूर्वक, केयरफुली और बड़ी मेहनत से करने वाले, उसको क्या कहते हैं, मेटिकुलस कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, मेटिकुलस। He is certainly a man whom I know very well, is trustworthy, beyond doubt, and meticulous in his habits. क्या? He is certainly a man whom I know very well, is trustworthy. क्या होगा, क्या प्रॉब्लम हो रही है इसमें? तो इसमें he is certainly a man who I know very well is trustworthy. तो a man who is trustworthy, beyond doubt, and meticulous in his habits। या इसका मतलब यहाँ जो whom का इस्तेमाल किया है, ये whom के जगह who is very trustworthy, beyond doubt, and meticulous in his habits। तो ये सब्जेक्ट की तरह यूज होता है, क्योंकि यह जो वर्ब है इसी के लिए स्पेशली आया है, तो ये ज्यादा बेहतर होता है। ही इज सर्टेनली अ मैन हु इज वेरी, क्योंकि ये जो नो है, हुम है ना, ये मैन इस के ऑब्जेक्ट की तरह से नहीं आ रहा, क्योंकि सब्जेक्ट इधर से ये ही इज अ मैन, वो एक ऐसा आदमी है। हु इज ट्रस्टवर्दी। आई नो बाद में क्या, मुझे ये पता, मैं जानता हूँ। आई नो अगर शुरू में भी लिख देते, लास्ट में भी लिख देते, ये जानबूझकर आई नो को यहाँ बीच, जैसे आई नो ही, जैसे हम लिखते हैं आई नो ही इज अ मैन, आई नो वेरी वेल ही इज अ मैन हु इज ट्रस्टवर्दी, ऐसे लिखना था। तो जानबूझकर फंसाने के लिए क्या किया, आई नो को बीच में लिख दिया। तो इस सेंटेंस को ऐसे लिखा सकता है, आई नो very well that he is a man who is trustworthy, beyond doubt, and meticulous in his studies, है ना। तो जानबूझकर आई नो को बीच में लिखकर फंसा रहा था। आई नो को उसको या तो शुरू में लिख लेना चाहिए था या लास्ट में लिख लेना चाहिए था। नेक्स्ट क्वेश्चन। आई हैव बीन वॉन्डरिंग वेदर यू विल बी फ्री दिस इवनिंग, कि मुझे आश्चर्य हो रहा था कि तुम ये आज शाम को फ्री हो गए या नहीं हो। ढूंढना है, गलती ढूंढना है, कि मुझे तो आश्चर्य हो रहा था कि तुम शाम को फ्री हो पाओगे या नहीं होगे, या शाम को तुम फ्री मिलोगे या नहीं मिलोगे। आई हैव बीन वॉन्डरिंग वेदर यू विल बी फ्री दिस इवनिंग, कि तुम इस आज के शाम में फ्री होगे या नहीं होगे। क्या करें इसमें? तो आई हैव बीन वॉन्डरिंग, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का इस्तेमाल करना इस तरह से कोई अच्छी बात नहीं। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, तो आई हैव बीन वॉन्डरिंग ज्यादा होता है, आई हैव वॉन्डर्ड या आई वॉन्डर, कुछ भी हो सकता है। आई वॉन्डर, आई हैव वॉन्डर्ड, या आई वॉन्डर कि मुझे तो आश्चर्य हो रहा है, मैं तो आश्चर्य कर रहा हूँ, तो ये ज्यादा होता है। आई हैव वॉन्डर्ड या आई वॉन्डर, या आई हैव बीन वॉन्डरिंग, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टाइम्स का इस्तेमाल इसमें बहुत अच्छा
नहीं है। एवरीवन नोज, सबको पता है, दैट रीना इज वाइजर देन ब्रेव, ये तो डिग्री में करवा रखा है कि रीना जितनी बुद्धिमान है उससे ज्यादा बहादुर है, या जितनी बहादुर है उससे ज्यादा बुद्धिमान है। ये ज्यादा अच्छा लग रहा है कि रीना इज वाइजर देन ब्रेव। इसका मतलब जितनी बहादुर है उस मतलब बहादुरी से ज्यादा उसमें बुद्धिमानी है, यानी बहादुर कम है और बुद्धिमान ज्यादा है रीना जो है। तो इस सेंटेंस में डिग्री में क्या बताया था कि कभी कभी क्या होता है कि दो ऑब्जेक्ट के क्वालिटी के बीच में तुलना होता है, तो उसको कॉम्पिटिटिव बनाने का तरीका अलग है, बता रखा है डिग्री में। और कभी कभी क्या होता है कि एक ही ऑब्जेक्ट के या एक ही पर्सन या एक ही थिंग के दो क्वालिटी के बीच में कंपैरिजन होता है। तो एक ही पर्सन के एक ही ऑब्जेक्ट के क्वालिटीज के बीच में जब कंपैरिजन होता है तो उसको उसका डिग्री बनाने का तरीका अलग बता रखा है। जाके देखिए उसमें मैंने ये बताया है कि फिर एडजेक्टिव किसी भी सिलेबल का क्यों ना हो, एडजेक्टिव में कितने भी सिलेबल क्यों ना हो, इससे फर्क नहीं पड़ता। अगर एक ही ऑब्जेक्ट के एक ही पर्सन या थिंग के दो क्वालिटी को हम कंपेयर कर रहे हैं तो एडजेक्टिव कितने सिलेबल का इससे कोई मतलब नहीं है, उसमें आपको क्या लगाना, मोर ही लगाना होता है। तो इसलिए इसमें क्या होता है, इस वाइजर जो लिखा है, इस वाइजर की जगह पे क्या करना पड़ेगा, इस मोर वाइज। ये डिग्री में पढ़ा रखा है, अच्छे से पढ़ा रखा है, बता रखा है, इसको ध्यान रखना। मोर वाइज देन ब्रेव, मोर वाइज देन ब्रेव, देख लिया कि मोर वाइज देन, एवरीवन नोज दैट रीना इज मोर वाइज देन ब्रेव, कि ज्यादा समझदार है बहादुरी से। चूज द वन वर्ड which can be substituted for the given sentence, कि पूरा सेंटेंस है the process by which, कि वह प्रक्रिया जिसके द्वारा a person or an organization reduces the amount of money it spends, कि जो पैसा खर्च करता है उस अमाउंट को घटाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो बड़े सुंदर सुंदर वर्ड है इसमें, बजट है, इंट्रेंचमेंट है, सेविंग है, क्लोजर है, तो क्लोजर का तो मतलब बंद हो गया, सेविंग का तो मतलब बचत हो गया, बजट, इंट्रेंचमेंट। तो कई लोग इसमें जल्दबाजी में रहते हैं और बजट करके आ जाते हैं, तो बजट नहीं होना चाहिए, इंट्रेंचमेंट होना चाहिए, क्योंकि बजट में सिर्फ अमाउंट को कम ही करते हैं ऐसा नहीं होता। बजट का मतलब होता है कि जो आपके पास पैसे हैं उसके हिसाब से प्लान बनाना, और बजट में आप किसी अमाउंट को बढ़ा भी सकते हैं। जैसे भारत सरकार का बजट आता है, सब पैसे कटौती थोड़ी होती है, किसी चीज का में कभी डिफेंस पर परसेंटेज बढ़ा दिया जाता है, खर्च बढ़ा दिया जाता है, कभी हेल्थ पे खर्च बढ़ा दिया जाता है, कभी इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च बढ़ा दिया जाता है, कभी किसी की कटौती कर। तो बजट में सिर्फ एक ही काम नहीं होता कि कटौती करना होता है, बजट पैसे को मैनेज करना होता है। तो बजट में आपको कटौती भी हो सकता है और बजट में किसी चीज में वृद्धि भी हो सकता है, या स्पेशली कह रहा कि नहीं सिर्फ कटौती की बात करना है, कमी की बात करना है, इसलिए इसमें क्या होना चाहिए था, ट्रेंचमेंट, रिट्रेंचमेंट। यहाँ सिर्फ कटौती की, बजट में यह ध्यान रखना कि बजट में सिर्फ कटौती नहीं होता है, बजट में सब कुछ होता है। बजट में इंक्रीज भी होता है, डिक्रीज भी होता है, चेंज भी होता है, शिफ्ट भी होता है, बंद भी होता है, बहुत सारी चीजें होती है। किसी को बंद कर दिया, किसी को स्टार्ट कर दिया, किसी के लिए नया बजट आया, किसी को बजट को चेंज कर दिया, शिफ्ट कर दिया। लेकिन रिचेंज मतलब छटनी, घटाव, कि भाई जो मजदूर है उसको बाहर कर दिया, कुछ चीजें जो है उसको खत्म कर दिया, ये सब होता है पैसे कम करने, खर्च कम करने के लिए। नेक्स्ट, चूज द वर्ड सिनोनिम इन द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड, कि सिनोनिम, इंटेग्रिटी का जो है वो सिनोनिम ढूंढना है, इंटेग्रिटी का सिनोनिम ढूंढना है। तो इंटेग्रिटी का मतलब होता है अखंडता या पवित्रता, अखंडता या पवित्रता। तो ब्लिस मतलब हो गया आनंद, सौरो मतलब हो गया दुख, प्रॉस्पेरिटी मतलब हो गया समृद्धि, ऑनेस्टी मतलब, तो जो ईमानदार होगा पवित्र तो वही होगा ना, पवित्र। तो पवित्रता या ईमानदारी, अखंडता की बात करते हो तो फिर क्या होगा, क्या होना चाहिए वर्ड, ऑनेस्टी। सिनोनिम ढूंढना था सिमिलर, पर्यायवाची, तो सिमिलर ढूंढना तो हम क्या लिखेंगे, सिनोनिम लिखेंगे, ऑनेस्टी लिखेंगे। नेक्स्ट,
स्पोर्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, कि भाई इसमें करेक्ट स्पेलिंग किसका है, करेक्ट स्पेलिंग किसका है। स्पोर्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, कि सही स्पेलिंग, करेक्ट स्पेलिंग। एक्सेसिबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी, एक्सेस, बताइए वर्ड एक्सेस का मतलब क्या होता है, पहुंच। एक्सेस का मतलब क्या है, पहुंच। स्पेलिंग तो यही होता है एक्सेस का। अब एक्सेसिबिलिटी लिखना है, तो अगर इसके हिसाब से देखें तो इसमें ये तो सही हुआ नहीं। बिलिटी, एक्सेसिबिलिटी, इसमें क्या गलती होगी, ब्लिटी कर दिया, ब्लिटी। बिलिटी होना चाहिए तो उसको ब्लिटी कर, बी के बाद आई खत्म, ये खत्म हो गया। इसमें डबल सी की जगह एस सी कर दिया, तो ये भी ऑप्शन, यानी ये भी ऑप्शन खत्म, ये भी ऑप्शन, फिर बचा के, फिर तो एक ही बचा, फिर तो एक ही ऑप्शन बचा ना भाई। चलो नेक्स्ट, चूज द वर्ड अपोजिट इन द मीनिंग टू द गिवन वर्ड। डायर, नाम भी सुना होगा आपने, जनरल डायर। ढूंढना के अपोजिट, तो डायर का मतलब होता है, क्या होता है बताओ। ओमिनस तो होता है वही शगुन, अपशगुन बताने वाला, सगुन अपशगुन कुछ इस तरह का बताना, वो हुआ ओमिनस। ड्रेडफुल का मतलब हो गया भयानक। अनथ्रिटेनिंग, अनथ्रिटेनिंग का मतलब क्या हुआ, जिसमें जो धमकी ना दे दो, जो आपको खतरनाक ना हो। सिग्निफिकेंट, सिग्निफिकेंट का मतलब क्या, महत्वपूर्ण। और ढूंढना क्या है, अपोजिट, बिलोंग। तो डायर का मतलब होता है ड्रेडफुल, भयानक, खतरनाक। तो सिनोनिम्स हो गया, ड्रेडफुल तो सिनोनिम्स हो गया। तो एक ऑप्शन दे रहा अनथ्रेटेनिंग, मतलब क्या, जो खतरनाक ना हो, जिससे कोई अनथ्रेटेनिंग का मतलब क्या, जो खतरनाक ना हो। तो डायर का मतलब क्या, खतरनाक, खतरा पैदा करने वाला, भयानक। तो अनथ्रेटेनिंग, जिससे खतरा पैदा ना हो, जो खतरनाक ना हो। अपोजिट ढूंढना था, तो क्या हो जाएगा, अनथ्रेटेनिंग। ठीक है, अनथ्रेटेनिंग। इन द फुलनेस ऑफ टाइम, इन द फुलनेस ऑफ टाइम, बाय शेयर हार्ड वर्क, कठोर पैसे, एट लीजर, खाली समय में, नाइट ऑफ फुल मून, पूर्णमासी, पूर्णिमा इसको कहते हैं, एट द अप्रोप्रिएट टाइम। तो इन द फुलनेस ऑफ टाइम का मतलब था सही समय आने पर, उचित समय पर, जब सही वक्त हो, जब अच्छा वक्त हो, मौका, उचित वक्त आने पर, सही समय पर। इन द फुलनेस ऑफ, जब मतलब जब समय पूरा हो जाए किसी चीज का। तो जब समय पूरा हो जाए किसी चीज का मतलब क्या हो गया, कि सही समय आने पर, उचित वक्त आने पर, उचित समय आने पर, यही कहने का सेंस है, यही बात है। तो क्या होना चाहिए था, डी, एट द appropriate time, at the appropriate time। Change the narration, he said to his master, why are you so stingy। कि भाई उसने अपने मालिक से कहा कि भाई आप इतने कंजूस क्यों। स्टिंगी का मतलब क्या है, कंजूस, पार्सिमोनियस, पार्सिमोनियस, कंजूस, स्टिंगी। He said to his master, why are you so stingy। भाई तुम इतने कंजूस क्यों हो। He asked me, why are you so stingy। तो क्वेश्चन पूछ रहा था, he asked his master, तो होगा ही होगा, आर यू है, तो ही आस्क्ड हिज मास्टर, ही आस्क्ड मास्टर, ही आस्क्ड, इसमें यहाँ तक तो ठीक है। अब इसमें आते हैं वाई, देखो अगर क्वेश्चन है तो वाई को तो हटा नहीं सकते हैं, तो ठीक है यहाँ वाई है। वाई ही वाज सो स्टिंगी, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में, ये पास्ट बन तो गया यही, तो फर्स्ट ही होना चाहिए, फिर और इसको चेक करना तो कर दिया, ही हैड बीन। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट को पास्ट परफेक्ट में ले नहीं जा सकते, तो ये गलत, तो वैसे बन गया यही, पहला ही ऑप्शन सही था, तो कोई दिक्कत नहीं है। ही आस्क्ड हिज मास्टर व्हाई ही वाज बीइंग, बीइंग अब पैसिव वॉइस बनाने को तो आपको कह नहीं रहा था, तो ये ऑप्शन भी गया। ही आस्क्ड हिज मास्टर व्हाई वाज ही, इसमें सब हेल्पिंग वर्ब को पहले कर दिया, ये हो नहीं सकता, क्योंकि आपको स्ट्रक्चर में क्या करना पड़ता है, कि ये तो पहले ही बन गया था, इसलिए हम सिर्फ चेक करके देख रहे थे, और यही क्या होता कि यही आंसर लास्ट में तो दे सकता था, जरूरत नहीं तो हमेशा फर्स्ट ऑप्शन ही सही हो। तो इसमें क्या किया, हेल्पिंग वर्ब को पहले कर लिया, अगर हेल्पिंग वर्ब को पहले कर दिया तो नरेशन तो बन ही नहीं सकता। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डिड ही डिप्राइव यू ऑफ द मेंबरशिप, व्हाई डिड ही डिप्राइव यू ऑफ द मेंबरशिप, कि उसने आपको मेंबरशिप से बाहर क्यों किया।
डिप्राइव ऑफ द मेंबरशिप, यानी डिप्राइव को मतलब क्या, वंचित करना, छीनना। तो आपका मेंबरशिप क्यों छीन लिया गया, आपको मेंबरशिप से बाहर क्यों किया गया, आपका मेंबरशिप क्यों ले लिया गया, यही कहना चाह रहे हैं कि आपका मेंबरशिप क्यों ले लिया गया भाई, व्हाई डिड ही डिप्राइव ऑफ द। तो इसमें तो इंटरोगेटिव नहीं बना सकते, डिड है, पास्ट इंडेफिनिट है, तो व्हाई यू वर, ये तो गलत हो गया क्योंकि इसमें सब्जेक्ट पहले आ गया। इंटरोगेटिव तो वॉइस में तो इंटरोगेटिव इंटरोगेटिव ही बनेगा, व्हाई वर यू डिप्राइव्ड ऑफ हिज मेंबरशिप। अब व्हाई डिड ही डिप्राइव यू, तो आपको क्या था ना, तो आप तो अपने मेंबरशिप से जाएंगे, तो हिज मेंबरशिप क्यों लिखा, किसी से उसका मेंबरशिप चुनेंगे तो हिज का तो मतलब ही नहीं हुआ, इसलिए ये खत्म हो गया। व्हाई वाज ही डिप्राइव्ड ऑफ हिज मेंबरशिप, तो उसको उसका तो मेंबरशिप गया ही नहीं, ये तो मीनिंग से ही खत्म हो गया, ये तो बात ही खत्म हो गई। व्हाई वर यू डिप्राइव्ड ऑफ द मेंबरशिप बाय हिम, अब ये सेंटेंसशिप सही बना कि भाई आपका मेंबरशिप छीना गया ना, उसका तो मेंबरशिप उसने छीना था और आपका मेंबरशिप छीना था। तो ये सारे ऊपर वाले तीनों सेंटेंस तो वैसे ही गलत हो गए, सेंस के हिसाब से भी गलत हो जा रहे हैं कि भाई मेंबरशिप छीना गया यू का, छीना ही ने, किसी में आपने ही का ही मेंबरशिप छीन गया, उल्टा पुल्टा काम हो रहा था। तो इसलिए क्या होगा, ऑप्शन डी, फोर्थ। तो उल्टे सीधे हर तरह के काम करता है। गिव आंसर टू द क्वेश्चन, गिव आंसर टू द क्वेश्चन, गिव एन आंसर टू द क्वेश्चन, गिव द आंसर टू द क्वेश्चन। अब जो क्वेश्चन होगा उसका आंसर कोई फिक्स ही होगा, ठीक है, या आंसर कुछ भी हो सकता है। गिव एन आंसर टू द क्वेश्चन कि भाई कोई क्वेश्चन हमसे पूछा गया, उस क्वेश्चन का आंसर कुछ भी हो सकता है। कोई क्वेश्चन हमसे पूछा, उस क्वेश्चन का आंसर कुछ भी हो सकता है, ऐसा तो नहीं होगा कि आंसर कुछ भी हो सकता है, आंसर तो कोई फिक्स होगा, पर्टिकुलर होगा। इसलिए सबसे बेहतर क्या हो, गिव द आंसर टू द क्वेश्चन, कि जो क्वेश्चन है उसका आंसर कुछ ना कुछ फिक्स होगा, पर्टिकुलर होगा, तो गिव द आंसर टू द क्वेश्चन होना चाहिए, क्या होना चाहिए, गिव द आंसर टू द क्वेश्चन। आई हेट सिटिंग हिम एज ही वॉज ऑलवेज स्मेल ऑफ गार्लिक, कि भाई उसके बगल में जो हम बैठते हैं तो मुझे पसंद नहीं है, या उसके बगल में बैठने से मुझे नफरत सी होती है, क्योंकि उसका जो बदबू है वो किसका, गार्लिक, कि लहसुन की, लहसुन समझते हैं, लहसुन प्याज, तो लहसुन की बदबू उससे आती है, लहसुन ज्यादा खाता होगा, ऐसा हो सकता हो, या लहसुन का कोई काम करता, ऑमलेट ऑमलेट की दुकान पे काम करता हो, ऐसा भी हो सकता है, वो तो कुछ भी सकता है। तो लहसुन की बदबू, स्मेल उसका जो है वो आता रहता है, इसलिए उसके बगल में बैठना, ये तो हो सकता है। आई हेड सिटिंग बिसाइड ही, तो प्रीपोजिशन में करवा रखा कि बिसाइड भी प्रीपोजिशन है, बिसाइड्स भी प्रीपोजिशन है। बिसाइड्स का मतलब होता है के अलावा, यहाँ सेंस मारा कि किसी के बगल में बैठना, तो किसी के बगल में बैठने की अगर हम बात कर रहे हैं, किसी के बगल में बैठने की बात कर रहे हैं, तो बगल का क्या होगा, बिसाइड, बगल का क्या होना है, बिसाइड। तो फिर क्या ऑप्शन होना चाहिए था, ये I had sitting beside him. I had sitting beside him as he was always smells. यहाँ was तो होना नहीं चाहिए, मिसप्रिंट होगी, एज ही ऑलवेज स्मेल्स, जब स्मेल्स है प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, तो फिर was लिखने का तो कोई सेंस ही नहीं बनता। तो बिसाइड, बगल में, क्या होगा, बिसाइड। द CRPF मैन swung into action and cordoned, कि swing into action, ये swing into action जो है ये फ्रेजल वर्ब है, स्विंग इनटू एक्शन, मतलब क्या, कार्य में आना, एकदम तुरंत काम में आना, काम में लग जाना, स्विंग इनटू एक्शन, कि सीआरपीएफ के जो इंसान थे वो स्विंग, बहुत जल्दी काम में आए। एंड कॉर्डोन्ड ऑफ, ये भी फ्रेजल वर्ब, कॉर्डोन्ड ऑफ मतलब क्या होता है, अलग करना, सेपरेट करना, हटाना। कॉर्डोन्ड ऑफ मतलब किसी चीज को अलग कर देना, किसी चीज से, किसी चीज को किसी चीज से अलग कर देना, कॉर्डोन्ड, ये फ्रेजल वर्ब है। तो कॉर्डोन्ड क्या होगा, ऑफ द एरिया, कि उस एरिया को क्या कर दिया, जैसे अभी आपने कॉर्डन ऑफ, जो कोरोना का समय उसमें भी कॉर्डन ऑफ बहुत सुनते होंगे, कि जिसको जैसे मान लीजिए क्वारंटाइन करता है या किसी मोहल्ले में हो जाता है किसी को, तो क्या करते थे, उसको सेपरेट कर देते थे, अलग कर देते थे, यही होता था ना। तो कॉर्डन ऑफ का मतलब क्या हुआ, अलग करना, दूसरे से अलग करना, बचा देना, सुरक्षित कर देना, अलग कर देना, बैरियर्स वेरियर्स लगा के किसी चीज को क्या कर देना, अलग कर देना। आई शैल नॉट कम यू नीड मी, तो क्या कहेंगे, जब तक तुम्हें मेरी जरूरत नहीं होगी मैं आऊंगा नहीं, जब तक तुम्हें मेरी जरूरत नहीं होगी मैं आऊंगा नहीं, जब तक तुम्हें मेरी जरूरत नहीं होगी
आई शैल नॉट कम, यू नीड मी, तो क्या होगा? अनलेस, कनेक्टर में पढ़ा रखा, कंजक्शन चैप्टर में देखिएगा मिल जाएगा। अनलेस यू नीड मी, कि जब तक तुम्हें मेरी जरूरत नहीं होगी। अनलेस, जब तक तब तक, अनलेस का मीनिंग बता रखा है कि जब तक तब तक नहीं, कि जब तक तुम्हें मेरी जरूरत नहीं होगी तब तक मैं नहीं आऊंगा। क्योंकि अनलेस का मीनिंग क्या बताता है? जब तक तब तक नहीं, कि जब तक तुम्हें मेरी जरूरत नहीं होगी, जब तक तुम्हें मेरी जरूरत नहीं होगी तब तक मैं नहीं आऊंगा। ये सेंस है कि जब तक तुम्हें मेरी जरूरत नहीं होगी तब तक मैं नहीं आऊंगा। 3 बार नहीं का इस्तेमाल हुआ इसमें। 2 बार नहीं तो अनलेस वाला है, जब तक तब तक नहीं। और 1 बार नहीं किसका? ये नॉट वाला है। क्योंकि अनलेस अंटिल का मीनिंग में क्या बताती है? अनलेस अंटिल में 2 बार नहीं अपने में होता है। एक लिखते हैं अनलेस, लेकिन उसमें दो दो नहीं होता है, जब तक नहीं तब तक नहीं। ठीक है। और एक नॉट वाले कि जब तक वो आएगा नहीं तब तक मैं जाऊंगा नहीं। या क्या कि इसका मीनिंग क्या है? कि आई शैल नॉट अनलेस, जब तक तुम्हें जरूरत नहीं होगी तब तक मैं आऊंगा नहीं। ठीक है। जब तक तब तक नहीं, जब तक तब तक नहीं, यानी नहीं इसमें ऑलरेडी छुपा रहता है। अनलेस में नहीं, अनलेस और अंटिल दोनों में नहीं पहले से रहता है। जब तक तब तक नहीं, यही मीनिंग लिखवाया था, जब तक तब तक नहीं। देख लेना। नेक्स्ट, रीड द सेंटेंसेस एंड फाइंड आउट व्हिच ऑफ द फोर कॉम्बिनेशंस करेक्ट टू अटेंड द ट्रेनिंग कैंप। कि अगर ट्रेनिंग कैंप को हम अटेम्प्ट करना चाहते हैं, अटेंड करना चाहते हैं, एंड हैव गॉन, तो की से तो शुरू होगा ही नहीं, क्यों से तो कहानी बनी, ये तो बनी नहीं रहा। चलो एक को सीधा खत्म कर दो, ये तो हुआ ही नहीं। टू अटेंड द ट्रेनिंग कैंप, अच्छा ये पहले शुरू करके इसी से करें। ऑन एन इंडेफिनिट स्ट्राइक, ऑन एन इंडेफिनिट स्ट्राइक सेंटेंस इससे भी शुरू नहीं हो सकता। आर से ऑन एन इंडेफिनिट स्ट्राइक, इससे सेंटेंस शुरू करें क्या? इससे भी शुरू नहीं करना चाहिए। तो आर से शुरू हो रहा है क्या कोई? आर से तो कोई है नहीं, चलो कोई बात नहीं। एस क्या करता है कि द इंडियन हॉकी प्लेयर्स हैव रेफ्यूज्ड, यानी एस से शुरू हो सकता है। इसमें क्या हो गया? इंडियन हॉकी प्लेयर सब्जेक्ट भी हो गया और हैव रेफ्यूज सब्जेक्ट प्लस वर्ब हो गया। तो इसका मतलब एस से तो शुरू हो सकता है। एस से कौन सा ऑप्शन शुरू हो रहा है भाई? एक। ठीक है, एक ही ऑप्शन शुरू हो रहा है, क्या? एस आर पी क्यू। तो द इंडियन हॉकी हैव रिफ्यूज टू अटेंड द ट्रेनिंग कैंप, टू अटेंड द ट्रेनिंग कैंप। और तो एस के बाद क्या है इसमें? लिख दिया हैव रिफ्यूज्ड, इसका मतलब इसके ऑप्शन ठीक नहीं है क्या? द इंडियन हॉकी प्लेयर्स हैव रिफ्यूज्ड, ये होना चाहिए रिफ्यूज टू अटेंड द ट्रेनिंग कैंप एंड हैव गॉन ऑन इंडेफिनिट स्ट्राइक। The Indian hockey players have refused to attend SP and have gone Q on an indefinite SPQR, SPQR, SPQR। नहीं, PQR तो होना ही चाहिए। PQR तो PQR इसमें है। PQR, the Indian hockey players have refused to attend the training camp and have gone। ये जो ऑप्शन है इसको टाइप करने में दिक्कत हो गई, इस ऑप्शन को मुझे लग रहा है। ये ऑप्शन जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए था? एस पी क्यू आर। टाइप करने में गलती हो गई। एस पी क्यू ऑप्शन ही कल टाइप हो गया। तो एस पी क्यू आर। ठीक है, एस पी। अब मान लो हम बी बनाते हैं। बी में क्या कहता है कि इंडियन हॉकी प्लेयर्स हैव रिफ्यूज्ड आर ऑन एन इंडेफिनिट स्ट्राइक पी टू अटेंड द ट्रेनिंग कैंप एंड हैव गॉन। कोई सेंस नहीं बनता ये। तो बनना तो एस से ही था, लेकिन एस के बाद क्या आना चाहिए था? पी। कभी कभी होता है मिसप्रिंट हो, टाइप में दिक्कत हो जाती है कि एक आध ऑप्शन इधर से उधर टाइप कर दिया तो दिक्कत हो जाती है। चलो, सी इज टू वीक, रिमूव टू। जब एडवर्ब पढ़ाया तो एडवर्ब वाले टॉपिक में टू के यूज में रिमूव टू करना बता रखा है। एडवर्ब जब पढ़ाया है तो ध्यान रखिएगा, एडवर्ब चैप्टर में मैंने टू का यूज बताया और टू के यूज में मैंने रिमूव टू पूरा एक क्लास में बताया कि रिमूव टू कैसे करते हैं। सी इज टू वीक, तो वो कुछ ज्यादा ही क्या है? कमजोर है। तो क्या होगा? टू, टू को हटाया तो सो लगाया और कैन नॉट लगाना होता है। सी इज टू वीक, ये तो इसमें टू हटाया नहीं, रिमूव टू। सी इज वेरी वीक, क्या बताया था? सो लगाना है। Is very weak that she will not become. She is weaker than she could be. She is too weak and she cannot become.
हम्म। तो इसमें तो ये जो बिकम बिकम सब है, ये तो कुछ इसमें है ही नहीं, तो इसका ये ऑप्शन भी गया, ये ऑप्शन भी गया, ये तीनों ऑप्शन गया, इसमें तो सिर्फ चीज टू। तो क्या, जैसे जब बनाया था द टी इज टू हॉट, तो क्या बताया था कि चाय उतनी गर्म है जितनी नहीं होनी चाहिए। तो सी इज टू वीक, क्या इसका मतलब जितनी वो कमजोर है उतनी उसको नहीं होनी चाहिए थी। तो क्या होगा, सी इज वीकर देन सी शुड बी, या देन सी इज रिक्वायर्ड। सी इज वीकर देन सी शुड बी, या देन रिक्वायर्ड, जितनी आवश्यकता होनी चाहिए, जितनी 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 कमजोर होने से काम चल जाता है उससे भी ज्यादा कमजोर है। तो वो उतनी कमजोर है जितनी उसको नहीं होनी चाहिए। तो सेंस के आधार पे चलते हम लोग बनाते हैं। तो ये भी आपका बन गया। और क्वेश्चन देख लिया था ना, लास्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन का आंसर क्या था, सी था, सी इज वीकर देन सी शुड बी। तीन ऑप्शन तो ऐसे ही खत्म हुआ कि उसमें एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा वर्ड डाल रखा है जो होना ही नहीं चाहिए था। तो इम्पैक्ट एकेडमी हमेशा हर वक्त आपके साथ है। इम्पैक्ट है तो मुमकिन है हम लोग हर कदम पे हर जगह आपके साथ मिलेंगे। अपना साथ बनाए रखिए। मैक्सिमम स्टूडेंट को क्लास के विषय में बताइए, मैक्सिमम स्टूडेंट को शेयर कीजिए क्लास की बातें। मैक्सिमम स्टूडेंट तो क्लास को पहुंचने दीजिए, ताकि मैक्सिमम बच्चे जो है देशभक्ति का जज्बा कायम रखें। बहुत सारे बच्चों में देशभक्ति का जज्बा होता है, उनको अप्रोप्रिएट गाइडेंस नहीं मिलता, प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिलता, तो सही जगह तक नहीं पहुंच पाते हैं। तो आप लोग एक मसाल जलाएं और मैक्सिमम स्टूडेंट तक क्लास को पहुंचने दें, ताकि अधिक से अधिक किसी बच्चे को ये शिकायत ना करे कि इंग्लिश की वजह से, कि मैथ की वजह से, या किसी और वजह से हम अच्छे कोचिंग नहीं कर पाए इसलिए हमारा जॉब नहीं हुआ, ऐसा शिकायत ना करे बच्चे। इसमें आप लोग को भी सहयोग करना है। जय हिंद।